हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत है। हम करेंगे होम साइंस के लिए मॉक टेस्ट, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आने वाले एग्जाम कौन से हैं आपके, जैसे आपका डीएसएसपी का एग्जाम है 14 दिसंबर को, और आपका एलटी ग्रेड का एग्जाम है 21 दिसंबर को, और हो सकता है आपको बीपीएससी का एग्जाम भी जल्दी देखने को मिल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। आज के सेशन में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है आप लोगों से, सॉर्बिक एसिड निम्नलिखित में से किस खाद्य उत्पाद में परिरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी कि आपको ये बताना है, सॉर्बिक एसिड इज मोस्टली यूज्ड एट प्रिजर्वेटिव्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोडक्ट। ऑप्शन में है मांस है, दूध है, पके हुए उत्पाद है, और ऊपर के सभी, यानी कि ऑल ऑफ एबव। तो आपको राइट आंसर बताना है इसमें कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए, बात हो रही है किसकी, सॉर्बिक एसिड की। तो सॉर्बिक एसिड किसमें प्रिजर्वेटिव्स के रूप में यूज किया जाता है या मिलाया जाता है, तो वो मिलाया जाता है आपके पके हुए उत्पाद यानी कि बेक्ड प्रोडक्ट में ऐड किया जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जो अगला क्वेश्चन है हमारा, पूछा हुआ इसमें, दालचीनी के किस घटक में रोगाणु रोधी प्रभाव होता है। यानी कि आपको ये बताना है दालचीनी के किस कंपोनेंट में एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट देखने को मिलता है। ऑप्शन में यूजेनॉल एल्डिहाइड में, यूजेनॉल में, सिनेमिक एसिड में, या थाइमोल में। तो इसका जो राइट आंसर होता है, यानी कि जो आपके दालचीनी में कंपोनेंट पाया जाता है जो एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट उत्पन्न करता है, वो कौन सा होता है, वो होता है आपका सिनेमिक एसिड। यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम। ये आपके सारी पीवाईक्यू है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप लोगों को इनकी अच्छे से क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, जिससे आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन है आपका, विच एसिड इज फाउंड इन कार्बोनेटेड नॉन एल्कोहलिक बेवरेजेस। यानी कि कार्बोनेटेड और गैर अल्कोहल पेय पदार्थों में कौन सा एसिड पाया जाता है। ऑप्शन में प्रियोनिक अम्ल, सिरका अम्ल, साइट्रिक एसिड, या फास्फोरिक एसिड। तो देखिए, ये वाला जो एग्जाम है ना, कार्बोनेटेड और गैर अल्कोहल बेवरेजेस वाला, ये क्वेश्चन आपका जो डीएसएसपी का एग्जाम हुआ था ना, किसका, डीएसएसबी का एग्जाम हुआ था आपका 26 अक्टूबर को, तभी एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ये वाला इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन नहीं था पर रिलेटेड क्वेश्चन था। तो आप समझ सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि फास्फोरिक एसिड। जो आपका कार्बोनेटेड और गैर अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं ना, उसमें आपका फास्फोरिक एसिड मिलाया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड निम्नलिखित रूप से प्रयोग किया जाता है किस खाद्य वस्तु के लिए परिरक्षक आयन में। इसका जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका ये है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड निम्नलिखित में से किस खाद्य वस्तु के लिए परिरक्षक आयन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज यूज्ड एज द प्रिजर्वेटिव आयन फॉर फूड कम्युनिटी। ऑप्शन में है मांस है, रोटी है, मिष्टान है, दूध है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है ना, उसको किस किस खाद्य वस्तु के रूप में, आयन के रूप में प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है, तो उसको यूज किया जाता है मिल्क, यानी कि दूध में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी डाउट हो ना, तो आप क्लास खत्म होने के बाद कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट जरूर सॉल्व किए जाएंगे। क्वेश्चन है आपका, विच कंपोनेंट ऑफ गार्लिक हैव एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट। यानी कि लहसुन के किस घटक में रोगाणु रोधी प्रभाव पाया जाता है। क्वेश्चन ये अच्छा है, इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको राइट आंसर बताना है इसमें कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन में आपके एलिसिन है, एलिल आइसोथियासाइनेट है, मिथाइल सल्फाइड है, एंड ऑल ऑफ एबव है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, लहसुन में क्या पाया जाता है, आप लोग बताइए क्या देखने को मिलता है लहसुन में। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो सब लोग जानते हैं। लहसुन में क्या मिलता है, लहसुन में एलिसिन देखने को मिलता है। तो यही क्या करते हैं, यही कंपोनेंट होते हैं किसके, जो आपके एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैनिंग को कभी कभी कैनिंग भी कहा जाता है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन आपका ये है, कैनिन को कभी कभी कैनिन भी कहा जाता है, यानी कि कैनिन इज ऑल्सो समटाइम कॉल्ड एज। क्वेश्चन आपका ये, कैनिन को कभी कभी क्या कहा जाता है। ऑप्शन में है एप्रोटाइजेशन, पास्चराइजेशन, बांध्याकरण जिसको हम स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं, एंड शीत नसबंदी यानी कि कोल्ड स्टेरिलाइजेशन। तो जो आपका कैनिंग होता है ना, कैनिंग को हम किस नाम से जानते हैं, कैनिंग को हम एप्टोजाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसमें, राइट आंसर हो जाएगा। पास्चराइजेशन आप सब लोग जानते हो, मोस्टली पास्चराइजेशन आपका किसमें, मिल्क में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, कॉर्न ग्लूटेन कॉर्न प्रोटीन से भरपूर होता है जिसमें मक्के के नाम से जाना जाता है, जिसे मक्के के नाम से जाना जाता है, यानी कि कॉर्न ग्लूटेन इज रिच इन द कॉर्न प्रोटीन नोन एज। ऑप्शन में जीन है, ग्लूटेनिन है, ग्लूटेलिन है, एंड क्या है, प्रोलमिन है। तो जो आपका यानी कि आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा हो, जो आपका कॉर्न होता है ना, यानी कि मक्का, मक्के के दाने, यानी कि जो मक्का होता है कॉर्न, कॉर्न ग्लूटेन कॉर्न प्रोटीन, तो ये कैसे प्रोटीन से भरपूर होता है। तो जो आपका मक्का होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया हो कि मक्के में आपके कौन सी प्रोटीन पाई जाते हैं। जो आपका कॉर्न होता है ना, जिसको भुट्टा भी बोलते हैं मोस्टली लोग, तो उसमें कौन सा, उसके प्रोटीन को किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन है आपका। तो उसके प्रोटीन को हम जीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसमें, आपका राइट आंसर हो जाएगा। मक्के की प्रोटीन को हम जीन के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, बिस्किट के निर्माण के लिए गेहूं की किस्म का प्रयोग किया जाता है। तो बिस्किट के निर्माण की बात हो रही है, तो इसके लिए किस गेहूं की किस्म का यूज किया जाता है, नरम गेहूं का, कठोर गेहूं का, ड्यूरम गेहूं का, या अन्य का। यानी कि फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बिस्किट व्हीट वेराइटी यूज इट, सॉफ्ट व्हीट, हार्ड व्हीट, ड्यूरम व्हीट एंड अदर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो हम बिस्किट बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, वो जो गेहूं की आपकी वैरायटी होती है ना, वो होती है सॉफ्ट व्हीट की, यानी कि नरम गेहूं की। तो इसमें आपका ऑप्शन ए है, वो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, अनानास इज ए गुड सोर्स ऑफ, यानी कि पाइन एप्पल इज ए गुड सोर्स, यानी कि अनानास का अच्छा स्रोत क्या है, एमाइलेस है, ब्रोमेलिन है, पामोलिव है, या इनमें से कोई नहीं है। तो जो आपका पाइनएप्पल है, पाइनएप्पल का जो गुड सोर्स होता है वो होता है आपका क्या, ब्रोमाइलिन। क्या होता है, ब्रोमाइलिन होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो है हमारा रेनिन कॉसेस, यानी कि रेनिन का कारण बनता है, क्या होता है। ऑप्शन में तेल और जल चरण का पृथक्करण, कैसीन का जमाव, लैक्टोज का विलेपकरण, या दूध वसा का फैलाव, यानी कि सेपरेशन ऑफ ऑयल एंड वाटर फेज, कोगुलेशन ऑफ केसीन, ठीक है, सॉल्युबलाइजेशन ऑफ लैक्टोज एंड डिस्पर्सन ऑफ मिल्क फैट। तो रेनिन का कारण क्या बनता है, रेनिन क्या होता है, रेनिन एक प्रोटीन होता है। तो इसका कारण क्या होता है, इसका कारण होता है कैसीन का जमाव, यानी कि कोगुलेशन ऑफ केसीन। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। क्लियर है आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग अपना स्कोर जरूर काउंट करते जाएगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो रहे हैं। ठीक है, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप किस लेवल पे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रीटे प्रोटर इज यूज टर्म यूज्ड फॉर, इज ए टर्म यूज्ड फॉर, यानी कि जो आपका प्रीटे प्रोटर शब्द है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है। पोर्टेबल बैग के लिए किया जाता है, उच्च फैशन के कपड़े के लिए किया जाता है, कपड़े पहनने के लिए तैयार यानी कि रेडी टू वियर क्लोथ्स होते हैं, या मिक्स एंड मैच क्लोथ्स होते हैं। तो ये कैसे होते हैं प्रीटेप प्रोटर। तो जो आपका प्रीटेप प्रोटर होता है ना, क्या नाम है, प्रीटेप प्रोटर, जो आपका ये वजन क्या है, टर्म यूज किया गया है, यानी कि शब्द का यूज किया गया है। वो शब्द का यूज कैसे किया गया है, वो जो आपके रेडी टू वियर क्लोथ होते हैं ना, यानी कि पहनने के योग्य कपड़े जो आपके मार्केट में मिलते हैं, ले आओ और डायरेक्ट उन्हें पहनो, पहले से मतलब बने हुए होते हैं। ये नहीं है कि आप कपड़े लेके आ रहे हो उसको फिर सिलवा रहे हो अपने अकॉर्डिंग, बल्कि ये वो कपड़े होते हैं जो आपके रेडी टू वियर होते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को हम प्रेटे प्रोटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, पेलेग्रा को 3D की बीमारी कहा गया है। ऑप्शन में है
जिल्द का सूजन, मनोभ्रंश और निर्जलीकरण, जिल्द की सूजन, दस्त और चक्कर आना, जिल्द की सूजन, दस्त और मनोभ्रंश, जिल्द की सूजन, दस्त और अपच। तो राइट आंसर आप लोग बताइए कि इसमें जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यानी कि पेलेग्रा हैज बीन कॉल्ड द डिसीज ऑफ द 3 DS। इसमें जो 3 DS आते हैं ना पेलेग्रा की बीमारी में, ये कौन से होते हैं? ऑप्शन में है डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया एंड डिहाइड्रेशन, डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डाइजेनेस, डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डायपेस्ट्रिया, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, अपच के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर आपको बताना है कि क्या हो जाएगा, जो किसमें, जो आपके पेलेग्रा की बीमारी में 3D यूज किए जाते हैं ना, कैसे, इसको 3D भी बोलते हैं। और जो पेलेग्रा होता है किसकी कमी से होता है, ये नियासिन की कमी से होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो 3D रोग होते हैं ना, इसका मतलब होता है डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मोस्टली हिंदी में याद करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, इसका आपको इंग्लिश वाला टर्म देखना ही पड़ेगा। तो 3D का मतलब क्या होता है, डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया। अगर इसमें एक डी और जोड़ दिया जाए तो लास्ट डी का मतलब हो जाता है डेथ। क्या हो जाएगा, डेथ यानी कि मृत्यु। तो यही होते हैं 3D। अगर 4D आए ना, कभी 4D आ जाए, बाई चांस एग्जामिनर का मूड बदल जाए, तो 4D में लास्ट जो फोर्थ वाला डी होता है वो आपका डेथ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है आपका, फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग। ऑप्शन में है डेवलपमेंट ऑफ गोल्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज नीडेड टू रीच दीज गोल्स, द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दैट यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू अचीव दीज गोल्स। सेकेंड ऑप्शन है आपका डेवलपमेंट ऑफ गोल्स, अरेंजिंग फाइनेंस टू अचीव दीज गोल्स, आइडेंटिटी गोल्स against to individual and identify resources, develop goals and use available resources। तो इसमें राइट आंसर आपको क्या जो होगा आपको वो बताना है कि इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसमें आपका हिंदी में भी नेक्स्ट पार्ट में है। तो आपका क्वेश्चन आपका ये है, क्या क्वेश्चन है कि पारिवारिक संसाधन प्रबंधन में निम्नलिखित शामिल है। तो पारिवारिक संसाधन में आपका क्या शामिल है, यानी कि फैमिली रिसोर्सेज मैनेजमेंट में क्या शामिल है। ऑप्शन में है लक्ष्यों का विकास, इन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आवश्यक संसाधनों की पहचान, निर्णय लेने की प्रक्रिया जो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सीमित संसाधनों का उपयोग करती है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका लक्ष्यों का विकास, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वित्त की व्यवस्था करना। थर्ड ऑप्शन है आपका लक्ष्यों की पहचान करें, व्यक्तियों को असाइन करें और संसाधनों की पहचान करें। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका संसाधनों की पहचान करें, लक्ष्य विकसित करें और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करें। तो इसमें राइट आंसर आप लोग बताइए कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, बात किसकी हो रही है, बात हो रही है आपके पारिवारिक संसाधन प्रबंधन की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि लक्ष्यों का विकास करना है, फिर इन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आवश्यक संसाधनों की पहचान करना है, निर्णय लेने की प्रक्रिया जो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सीमित संसाधनों का उपयोग करती है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इंग्लिश में भी देख लेते हैं क्या हो जाएगा आपका फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट का राइट आंसर। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ गोल्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स needed to reach these goals, the decision making a process that uses limited resources to achieve these goals। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है हमारा, इरेक्सन के अनुसार जब पहल को प्रोत्साहित नहीं किया जाता तो यह नेतृत्व होता है। क्या नेतृत्व होता है? ऑप्शन में है शर्म, हीनता, अलगाव या गिल्ट। ये आपका 3 to 6 ईयर नहीं होगा, ये लास्ट ऑप्शन जो है ना वो आपका लास्ट ऑप्शन में आपका गिल्ट है। क्या है? गिल्ट। क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू इरेक्सन व्हेन इंटीवेटिव इज नॉट इनकरेज इज लीड्स टू शेम, इंफेरिटी, आइसोलेशन या गिल्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा, गिल्ट को हम हिंदी में दोष कह सकते हैं। क्या कहेंगे? गिल्ट को हम हिंदी में, तो इसमें डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दोष। तो देखिए बात किसकी हो रही है, बात इरेक्सन की हो रही है। इरेक्सन ने कितने स्टेजेस दिए थे?
8 स्टेजेस दिए थे इरिक्सन ने अपने साइकोसोशल थ्योरी के। तो इसका क्या है, जब पहल को प्रोत्साहित नहीं किया जाता तो यह नेतृत्व किसका करता है, यह नेतृत्व करता है गिल्ट का। किसका करता है, गिल्ट का। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि किसका, ये करेगा आपके दोस्त का। और इसकी जो एज होती है ना, वो होती है आपके 3 to 6 ईयर। ठीक है, कितनी होती है, 3 to 6 ईयर इसकी एज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, जिस हद तक सूचना के स्रोत को सत्य माना जाता है वह क्या होता है, निष्ठा होती है, विश्वसनीयता होती है, सहानुभूति होती है, या सहानुभूति अगेन दे दिया गया है, यानी कि द डिग्री टू विच ए सोर्स, क्या है, द डिग्री इज, क्वेश्चन आप देखिए क्या है, द डिग्री टू विच ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज परसीव्ड एज ट्रू इज फिडेलिटी, क्रेडिबिलिटी, एम्पैथी एंड सिंपैथी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो देखिए, जो आपकी क्या होती है, जिस हद तक सूचना के स्रोत को सत्य माना जाता है वो होती है आपकी निष्ठा। क्या होती है, निष्ठा, जिसको हम फाइडेलिटी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फिडेलिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका कौन सा है, एजर्सन और रीजन वाला क्वेश्चन है। Microencapsulation is used for the fortification of vitamins and minerals in processed food. रीजन इसका दिया हुआ है, the technique improves delivery of nutraceuticals and bioactive ingredients in functional food. कोड इसके हैं, both A and R are incorrect. A is incorrect and R is correct. Both A and R करेक्ट एंड लास्ट ऑप्शन में आपका ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। देखिए, जो क्या है आपका, इसका हम हिंदी वर्जन भी देख लेते हैं आपका पहले। तो हिंदी वर्जन में क्या है इसका, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में विटामिन और खनिजों के दृढ़ीकरण के लिए माइक्रो एनकैप्सुलेशन का उपयोग किया जाता है। इसका रीजन दिया हुआ है, तकनीक कार्यात्मक खाद्य पदार्थों में न्यूट्रास्यूटिकल्स और बायोएक्टिव अवयवों के वितरण में सुधार करते हैं। तो ये बात भी एकदम सही है, ये बात भी एकदम सही है। तो राइट आंसर वो हो जाएगा कौन सा, ए और आर दोनों सही है। तो ऑप्शन सी में ये दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, इसमें भी आपका हो जाएगा बोथ ए एंड आर इज करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगेन आपका कौन सा है, एजर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है आपसे, एबिलिटी टू फैब्रिक और यार्न टू स्ट्रेच एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप बिटवीन व्हेन टेंशन इज रिलीज्ड इज नॉन एज इलास्टिसिटी। ठीक है, रीजनिंग। तो आपको ये बताना है ये स्टेटमेंट आपका सही है या रॉन्ग है। इसका रीजन दिया हुआ है, रीजन इसका क्या है, रीजन है वुमेन फैब्रिक्स हैव हायर इलास्टिसिटी एज कंपेयर टू knitted fabric and are thus suitable from active sports wear clothes. ऑप्शन में A and R both correct, A and R both wrong, A is wrong, R is correct and A is correct, R is wrong. इसका इंग्लिश हिंदी वर्जन देख लेते हैं। हिंदी में है इसका, क्वेश्चन है आपका, जो आपका अभिकथन दिया हुआ है वो है, तनाव मुक्त होने पर कपड़े या सूत का खिंचाव और उसके मूल आकार में लौटने की क्षमता को लोच के रूप में जाना जाता है। लोच को हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। नेक्स्ट, इसका जो रीजन दिया हो वो है, बुने हुए कपड़ों की तुलना में अधिक लोच होती है और इस प्रकार ये सक्रिय खेलों में पहनने वाले कपड़ों के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है, ये बात तो एकदम गलत है, पहनने वाले कपड़ों के लिए कैसे उपयुक्त हो जाएंगे जब उसमें बहुत ज्यादा लोच होगी। तो आपका तनाव मुक्त होने पर कपड़े या सूत का खिंचाव उसके मूल आकार में लौटने की क्षमता के लोच के रूप में जाना जाता है। तो आपका ए सही है, आर रॉन्ग है। तो ए सही है और आर रॉन्ग वाला ऑप्शन आपका लास्ट ऑप्शन है, यानी कि जो डी ऑप्शन है ना आपका जो छुप गया है इसमें, देखिए ये आपका डी ऑप्शन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ए सही है आपका, आर गलत है। इसमें भी आपका इंग्लिश वाले वर्जन में भी हम क्या कर देते हैं इसका, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगेन आपका कौन सा है, एजर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण जनता को प्रौद्योगिकी स्थानांतरित करने के लिए प्रदर्शन सबसे पुराने और सर्वोत्तम तरीके हैं, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन आर द ओल्डेस्ट एंड बेस्ट मेथड फॉर ट्रांसफरिंग टेक्नोलॉजी टू द रूरल मासेस, ठीक है। और जो आपका इसका रीजन दिया हुआ है, रीजन ये है इसका कि प्रदर्शन देखकर विश्वास करने और करके सीखने के सिद्धांतों का कायम रखते हैं, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सीइंग इज बिलीविंग एंड लर्निंग बाय डूइंग। तो ये आपका दोनों सही है, ए सही है, आर गलत है, या आपके दोनों गलत है, या आपका ए गलत है, आर सही है। तो आप लोग राइट आंसर बताइए कि राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा। तो देखिए, जो आपका ग्रामीण जनता को प्रौद्योगिकी स्थानांतरित करने के प्रदर्शन सबसे पुराने और सर्वोत्तम तरीके होते हैं, ये बात तो एकदम ठीक है, ठीक है। फिर आपका प्रदर्शन की बात हो रही है, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन की, कि प्रदर्शन देखकर विश्वास करने और करके सीखने के सिद्धांत को कायम रखते हैं, ये बात ठीक है। जो हम चीजें डेमोन्स्ट्रेशन में देखते हैं ना, यानी कि खुद करके सीखने में, खुद उसको प्रत्यक्ष रूप से देख रहा है, ये आपका सही होता है। तो आपके ए और आर दोनों क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ये है आपके कौन से, बोथ ए एंड आर करेक्ट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगेन आपके कौन सा है, आपका अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। ये आपके इस टाइप के क्वेश्चन अपना के ना मोस्टली एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसीलिए आपके ये पैटर्न आज के मॉक टेस्ट का रखा गया है। क्वेश्चन है आपका, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए माइक्रो क्रेडिट एक महत्वपूर्ण तंत्र है, ठीक है। इसका रीजन बताया गया है, स्वयं सहायता समूह उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो क्रेडिट का उपयोग करते हैं, ठीक है। यानी कि आपका जो एजर्शन है वो क्या दे रखा है, वो दिया है आपका, माइक्रो क्रेडिट इज एन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। रीजन दिया हुआ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यूज माइक्रो क्रेडिट फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए, जो आपका महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बात की गई है ना, कि माइक्रो क्रेडिट का एक महत्वपूर्ण तंत्र है, ये बात तो एकदम ठीक है। और स्वयं सहायता समूह उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो क्रेडिट का उपयोग किया जाता है, ये भी एकदम ठीक है। कहीं तो दोनों बात ठीक है, पर इसमें जो ये वाला है ना, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये इसका रीजन नहीं बता रहा है, यानी कि ये इसमें दावा नहीं कर रहा है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए इसके ऑप्शन भी ऐसे दिए हुए हैं, ये दिया हुआ है ना आपका ऑप्शन डी, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, की बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज करेक्ट। ए और आर दोनों सही है, पर आर हमारा ज्यादा सही है, यानी कि आर इज करेक्ट, ठीक है। क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगेन आपका ऐसे ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, एक मिश्रित या पुनर्निर्मित परिवार एक तलाकशुदा माता पिता के पुनर्विवाह के परिणाम स्वरूप एक पारिवारिक संरचना है जिसमें माता पिता, बच्चे, ठीक है, बच्चे और नए सौतेले रिश्तेदार शामिल हैं। इसका रीजन बताया गया है, यानी कि कारण यह है, मिश्रित परिवारों की सफलता दर बहुत अधिक होती है, ठीक है। यानी कि जो आपका एजर्शन दिया हुआ है वो बताया गया है, ए ब्लेंडेड और reconstituted family is a family structure resulting from remarriage of a divorced parents that included parents, child, children and new step relatives। ये बात तो एकदम ठीक है। ब्लेंडेड फैमिली हैव वेरी हाई सक्सेस रेट, ये बात तो एकदम गलत है, क्योंकि जो आपके मिश्रित परिवार होते हैं ना, इनकी सफलता दर बहुत अधिक नहीं होती है, ठीक है। तो आपका ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट। तो ये ऑप्शन आपका कहाँ दिया हुआ है, ये ऑप्शन है आपका बी, यानी कि ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विस्तार शिक्षा किसके द्वारा सफल होना चाहिए, यानी कि एक्सटेंशन टीचिंग शुड बी सक्सेसफुल बाय। ऑप्शन में है प्रोत्साहन के द्वारा, प्रभावी शिक्षा के द्वारा, प्रभावी शिक्षण के द्वारा या समर्थन के द्वारा। तो जो आपका एक्सटेंशन टीचिंग है ना, वो सक्सेसफुल होना चाहिए किसके द्वारा, इफेक्टिव लर्निंग के द्वारा।
इफेक्टिव लर्निंग के द्वारा, यानी कि प्रभावी शिक्षा के द्वारा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका इफेक्टिव लर्निंग है। ठीक है, क्लियर है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है, देखिए, germinated legumes are nutritionally superior. Justify the statement using the reason given below. Indicate your response using the code below. But better protein and starch digestibility इसमें दिया हुआ है 1 पे है lower anti nutrients and higher bioavailable minerals, higher vitamin content या higher minerals and oligosaccharide। इसका हिंदी वर्जन भी देख लेते हैं हम एक बार। पूछ रहा है आपसे, अंकुरित फलियां पौष्टिक रूप से श्रेष्ठ हैं, नीचे दिए गए कारणों की सहायता से कथन की पुष्टि कीजिए। ठीक है, क्या कथन दिए हुए हैं, इनके जो कथन दिए हुए हैं वो है आपके कि बेहतर प्रोटीन और स्टार्च पाचनशीलता। ठीक है, ये आपका एक है। सेकंड आपका क्या है कि कम पोषक तत्व और उच्च जैव उपलब्ध खनिज। थर्ड है आपका उच्च विटामिन सामग्री एंड लास्ट है आपका उच्च खनिज और ऑलिगोसैकेराइड। तो इसमें से क्या सही होगा आपको ये बताना है। तो इसमें से देखिए, बात हो रही है किसकी, बात हो रही है आपके अंकुरित फलियों। अंकुरित फलियां आपका किसमें पौष्टिक क्या है रूप से श्रेष्ठ हैं। तो बेहतर प्रोटीन और स्टार्च पाचन शक्ति, ये बात तो एकदम ठीक है। जब हम क्या करते हैं अंकुरित फलियों का सेवन करते हैं तो उसका अंकुरित तो हम फलियों को इसीलिए करते हैं जिसमें अच्छी तरह प्रोटीन हो सके और पाचनशीलता को बढ़ा सके। इसमें क्या होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आपका कम पोषक तत्व और उच्च जैव उपलब्धता खनिज, ये भी बात ठीक है आपका। थर्ड है आपका क्या, थर्ड है उच्च विटामिन सामग्री, ये भी है क्योंकि इसमें जो विटामिन होता है वो भी आपकी अच्छी मात्रा में होता है। उच्च खनिज और ऑलिगोसैकेराइड, ये आपका रॉन्ग है। तो 1 2 3 किस में है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आपके ऑप्शन बी में है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मोस्टली बच्चों को लग रहा होगा कि सेकंड वाला क्यों सही है। हमारा बात हो रही है कम पोषक तत्व और उच्च जैव उपलब्ध खनिज की बात हो रही है, यानी कि क्या होता है इसमें लोअर एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं एंड हायर बायोलेबल मिनरल्स होते हैं, क्योंकि इनमें मिनरल्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं, इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इंग्लिश वाले वर्जन में भी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्लियर है आपको क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एंजल्स लॉ ऑफ कॉन्स्टिपेशन क्या है कंजप्शन एज द इनकम इंक्रीज द प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड फूड डिक्रीज इंक्रीज और डिक्रीज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। यानी कि एंजल के डॉक्टर एंजल के उपभोग के नियम के साथ जैसे जैसे आयु बढ़ती है आय का अनुपात भोजन पर खर्च होता है कितना होता है आपको ये बताना है। घट जाता है, बढ़ता है, घटता है या स्थिर रहता है, यानी कि क्या होता है आपका एक जगह पे स्थिर रहता है। तो एंजल के उपयोग के नियम के साथ जैसे जैसे आपकी आयु बढ़ती है क्या होती है, जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, क्या बढ़ती है आपकी इनकम बढ़ती है, वैसे वैसे आपका आय के अनुपात भोजन पर जो खर्च होता है ना वो क्या होता है, वो घट जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ वूल इज, यानी कि ऊन के निर्माण की सही विधि बतानी है आपको। किसके, ऊन के निर्माण की प्रक्रिया की, ऊन निर्माण प्रक्रिया की सही क्रम बताना है आपको। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्योंकि आपका जो बिहार स्टेट का एग्जाम था ना काफी हाई लेवल का क्वेश्चन आए थे, उसमें मोस्टली उसमें नेट के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको क्या करना है, हर तरह के क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है, जो भी क्वेश्चन आए आपको उसको जरूर करना है। ऑप्शन में छटाई, गार्थनिंग, ग्रेडिंग, शॉर्टिंग, ग्रेडिंग, गार्थनिंग, स्कोरिंग, अभिमार्जन, ग्रेडिंग, गार्थनिंग, छटाई एंड गार्नेटिंग, ग्रेडिंग, स्कोरिंग एंड शॉर्टिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। तो देखिए बात हो रही है किसकी, बात हो रही है वूल की करेक्ट सीक्वेंस की। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, इसमें पहले क्या करते हैं, पहले शॉर्टिंग करते हैं, उसके बाद ग्रेडिंग करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं
जेनेथिंग करते हैं, उसके बाद हम लास्ट में स्काउरिंग करेंगे। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वूल के प्रोसेस का क्रम होता है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, शैनन मॉडल में संचार तत्वों का क्रम क्या है? ऑप्शन में है स्रोत, रिसीवर, ट्रांसमीटर, गंतव्य। स्रोत, ट्रांसमीटर, रिसीवर, गंतव्य, ट्रांसमीटर, स्रोत, रिसीवर, गंतव्य, या गंतव्य, रिसीवर, ट्रांसमीटर, स्रोत। द सीक्वेंस ऑफ द कम्युनिकेशन एलिमेंट इन शैनन मॉडल आर। तो क्या है इसका सीक्वेंस? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि स्रोत होता है, पहले स्रोत होता है यानी कि सोर्स होता है, फिर ट्रांसमीटर होता है आपका, उसके बाद रिसीवर होता है, और लास्ट में आपका क्या होता है, गंतव्य यानी कि डेस्टिनेशन होता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सोर्स, ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड डेस्टिनेशन। जिसको याद करने में कोई दिक्कत होती है ना, तो उसको क्या बना लिया करो, इसकी शॉर्ट फॉर्म बना लेकर। जैसे इसको क्या कर सकते हो, STRD से भी इसको याद कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपको ये बताना है कि कौन से स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। क्वेश्चन में आपके, एन एला कार्टे मेन्यू इज वन इन विच द फूड इज प्रिपेयर्ड इन एडवांस, यानी कि एला कार्टे मेन्यू वह है जिसमें भोजन पहले से तैयार किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है आपका, एला कार्टे वह है जिसमें पेय शामिल है। एला कार्टे इज वन ऑफ द विच आर ड्रिंक्स आर इंक्लूडेड, यानी कि एला कार्टे मेन्यू ऐसा होता है जिसमें केवल बेवरेजेस ही शामिल होते हैं। ये बात तो एकदम गलत है। ठीक है, थर्ड है आपका, ए टेबल डी हॉट मेन्यू इज वन वेयर देयर इज ए लिमिटेड चॉइस इन ईच कोर्स। ठीक है, यानी कि क्या है हमारा, एक टेबल डी हॉट मेन्यू वह है जहां प्रत्येक पाठ्यक्रम में सीमित विकल्प है। एंड लास्ट ऑप्शन है आपका, एक टेबल डी हॉट मेन्यू वह है जहां ऑर्डर करने के लिए सभी भोजन पकाया जाता है। ठीक है, यानी कि अ टेबल डी हॉट मेन्यू इज वन वेयर ऑल द फूड इज कुक्ड टू ऑर्डर। तो आपसे पूछा है कौन सा कथन आपका सही है। एला कार्टे मेन्यू वह है जिसमें भोजन पहले से तैयार किया जाता है, ये बात तो एकदम गलत है। एला कार्टे मेन्यू में क्या होता है, जब आप किसी रेस्टोरेंट पे या कहीं जाते हो, वहां पे आप मेन्यू कार्ड देखते हो, जो आपकी चॉइस होती है आप उसको चॉइस करके उसका ऑर्डर देते हो। ऑर्डर देने के बाद ही आपको कुछ देर वेट करना पड़ता है, थोड़ी देर में आपका वो तुरंत आपका भोजन पककर आता है, ये होता है। तो ये स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो गया। एला कार्टे वह है जिसमें पेय शामिल होता है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि एला कार्टे में आपका क्या ओनली पेय पदार्थ शामिल होते हैं, ये भी एकदम गलत है। एक टेबल डी हॉट मेनू वह है जहां प्रत्येक पाठ्यक्रम में सीमित विकल्प होते हैं, ये बात भी एकदम गलत है। तो आपका क्या होगा, एक ही ऑप्शन बचता है आपका ऑप्शन डी, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ए टेबल डी हॉट मेन्यू इज वन वेयर ऑल द फूड इज कुक टू ऑर्डर, यानी कि एक टेबल डी हॉट मेन्यू वह है जहां ऑर्डर करने के लिए सभी भोजन क्या किया जाता है, पकाया जाता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, संचार प्रणाली किसके लिए जिम्मेदार है? यानी कि द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, पाचन के लिए जिम्मेदार है, श्वसन के लिए जिम्मेदार है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए जिम्मेदार है, या उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। तो बात हो रही है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो ये रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, आपको इसका क्या बताना है, आंसर बताना है। तो देखिए आपका जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है ब्लड सर्कुलेशन के लिए। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, द ऑक्सीजन कैरिंग कंपोनेंट्स इन रेड ब्लड सेल्स इज, लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन ले जाने वाला घटक क्या है, आपको ये बताना है। प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है, हीमोग्लोबिन है, या फाइब्रोनिजिन है। तो जो आपका रेड ब्लड सेल में ऑक्सीजन को ले जाने वाला कंपोनेंट है वो होता है आपका हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन सी क्या है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका, गर्भाशय की परत का आवधिक स्त्राव गर्भाशय से रक्त और बलगम का स्त्राव संदर्भित करता है, यानी कि पेरियोडिक shedding of uterus lining, discharge of blood and mucus from uterus refers to, क्या कहलाएगा,
मासिक धर्म कहलाता है यानी कि मेंस्ट्रुएशन कहलाएगा, मेनार्के कहलाएगा, ओव्यूलेशन कहलाएगा, यानी कि क्षण, लास्ट ऑप्शन है क्षण या मूवमेंट कहलाएगा। तो देखिए जो आपका गर्भाशय की परत का यानी कि जो आपका यूट्रिनरी लाइनिंग क्या होती है, डिस्चार्ज होती है ना ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में यूट्रस लेयर से, वो कहलाती है आपकी मेंस्ट्रुएशन यानी कि मासिक धर्म। तो ऑप्शन ए तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मेनार्के क्या होता है, जो एक गर्ल्स में फर्स्ट पीरियड आता है ना उसको हम बोलते हैं मेनार्के। और जब बॉडी से एग क्या होते हैं, एग रिलीज होते हैं, उस कंडीशन को हम ओव्यूलेशन के नाम से जानते हैं। तो क्लियर है आपको सारे टर्म। और जो क्षण होता है ये तो आप लोग जानते हो, मूवमेंट, जैसे कोई मूवमेंट आपको बहुत अच्छा लगता है, कोई मूवमेंट ऐसा होता है जो आपको नहीं अच्छा लगता, तो आपके क्षण ये पल होते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, थायमीन की कमी जानी जाती है यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ थायमीन इज नॉन एज पेलेग्रा, बेरीबेरी, जीरोफेथलेमिया या किरेटोमलेशिया। तो थायमीन की कमी से क्या होता है, थायमीन क्या होता है हमारा विटामिन बी की कमी से होता है बेरीबेरी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको। जो जीरोफेथलेमिया होता है, जो किरेटोमलेशिया होता है, ये विटामिन ए की कमी से होता है, ये आंखों से संबंधित रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या है हमारा कि व्हाट इज द डोज ऑफ आयरन इन द वीकली आयरन फॉलेट सप्लीमेंटेशन, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, वाइफ्स के नाम से जानते हैं। प्रोग्राम 15 जुलाई 2013 यानी कि जो आपका साप्ताहिक आयरन फॉलेट अनुपूरण होता है ना, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, वाइफ्स के नाम से जानते हैं। कार्यक्रम में आयरन की खुराक पूछी गई है कि आयरन की खुराक क्या है, 60 mg है, 80 mg है, 100 mg है या 120 mg है। तो आपकी वाइफ्स में जो वाइफ्स प्रोग्राम कब आया, यह 15 जुलाई 2030 में आया, 2013 में आया 15 जुलाई। इसकी जो फुल फॉर्म है वाइफ्स की वो क्या है, वीकली आयरन फॉलेट सप्लीमेंटेशन। इसमें जो आपको आयरन की खुराक दी जाती है वो कितनी दी जाती है आपकी, ये बताना है आपको। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि जो खुराक दी जाती है कितनी दी जाती है, 100 mg दी जाती है, 100 mg प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में डेक्सट्रिनाइजेशन शामिल है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व डेक्सट्रिनाइजेशन। ऑप्शन में कस्टर्ड बनाने के लिए दूध और आटे को उबालना, भाप में पकाई जाने वाली इडली, ब्रेड टोस्ट करना या किण्वन। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, देखिए जो आपका डेक्सट्रिनाइजेशन होता है ना किस प्रोसेस में, तो आपका ब्रेड टोस्ट करने में शामिल हो जाता है, यानी कि टोस्टेड ब्रेड। ये जो होती है आपकी ड्राई हीट मेथड में आती है। ठीक है, जैसे आप लोग रोटी सेकते हो ना, रोटी सेकते हो तो उस पर क्या होती है, ब्राउन कलर की, जैसे ये आपकी क्या है, रोटी है, गोल गोल रोटी होती है। तो जब उसको सेकते हो तो इस पे ब्राउन कलर की क्या होती है, बिंदी पड़ जाते हैं। तो जो आपकी बिंदियां पड़ती है ना, यही आपका डेक्सट्रिनाइजेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, बूढ़ों के आहार में संशोधन का क्या कारण है। ठीक है, ऑप्शन में है आपके शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, केवल मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, शारीरिक मनोवैज्ञानिक और प्रतिरक्षा विज्ञानी परिवर्तन, एंड लास्ट ऑप्शन है केवल शारीरिक परिवर्तन। तो व्हाट इज द रीजन फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट फॉर ओल्ड पीपल, क्यों करते हैं हम ओल्ड पीपल की डाइट में मॉडिफिकेशन क्यों करते हैं, क्योंकि उनका शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और प्रतिरक्षा विज्ञानी परिवर्तन के कारण, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है आपका, उस संगठन का नाम बताइए जो भारत में कुपोषण की व्यापकता पर डेटा रखता है, यानी कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट कीप्स डाटा ऑन द प्रिवलेंस ऑफ माल न्यूट्रिशन इन इंडिया। ऑप्शन में NSSO, NNMB, NFHM, ICDS। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि NNMB। अब हम ये भी देख लेते हैं NNMB की फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी जो फुल फॉर्म होती है ना वो लिख लेते हैं। NNMB की फुल फॉर्म होती है आपकी नेशनल
ये आपके इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेशनल न्यूट्रिशन क्या है आपका? एनएनएमबी की फुल फॉर्म नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग, इसको मैं ठीक से लिख देती हूँ, क्या हो जाएगा? नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग एंड ब्यूरो। ठीक है, ये आपकी क्या होती है? एनएनएमबी की फुल फॉर्म होती है। एग्जाम में मोस्टली अगर पूछ भी लिया जाए तो आप लोग को पता हो। ठीक है, अगर अच्छे इसमें फुल फॉर्म दे दी जाती डायरेक्ट तो आपको आंसर पता ही चल जाता, इसलिए क्या किया? शॉर्ट फॉर्म दे दिए। तो आपको ध्यान रखना है एनएमएमबी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो, यानी कि क्या होगा? राष्ट्रीय पोषण निगरानी ब्यूरो। इसकी जो स्थापना हुई थी ना, वो आईसीएमआर के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? ये की गई थी इसकी स्थापना 1972 में। ये क्या करता है? ये कुपोषण की व्यापकता पर डेटा को रखता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड है। आज की क्लास में हमारे इतने ही क्वेश्चन थे, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप लोगों के आज 35 समथिंग क्वेश्चन हुए हैं, 34-35 समथिंग। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आपके मॉक टेस्ट में मतलब कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने गलत हुए। आज के क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हार्ड था, बट आपको क्या करना है? इसी की तरह ऐसी ही प्रिपरेशन करिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप क्लास जब एंड होगी उसके बाद आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को जरूर सॉल्व किया जाएगा। अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।